नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी आलोचना। इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे और हिंदी आलोचना को यदि हम समीक्षा सिद्धांत भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, समीक्षा का दूसरा अर्थ आलोचना भी हम ले सकते हैं। तो पढ़ेंगे सामान्य परिचय इसके बारे में। एक एक चीज़ साथियों इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आलोचना या समीक्षा का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। क्या है? किसी रचना के मूल्यांकन से। कृति मतलब रचना। मूल्यांकन क्या है? किसी चीज़ का गुण और दोषों के बारे में बात करना। ठीक है, कोई रचना है, उसमें क्या खास बात है, कौन सी बात खास नहीं है, बस इसी के बारे में बात करना। ठीक है, तो ये आलोचना के बारे में जब भी कभी कोई प्रश्न पूछे, मौखिक हो लिखित हो, किसी प्रकार से भी प्रश्न आ जाए तो क्या है? किसी कृति के मूल्यांकन से है आलोचना या समीक्षा का अर्थ। ओके, आगे पढ़ते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। कौन से दो पक्ष हैं? पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक। दो पक्षों पर आधारित होती है मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, एक है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक। या यूँ बोलें कि आलोचना या समीक्षा दो प्रकार की होती है, पहली सैद्धांतिक, दूसरी है व्यवहारिक। बस इसी दो पक्षों पर एक उदाहरण या जो बोले कि एक परिभाषा है। क्या है? ऐसे प्रतिमानों का निर्माण। ठीक है, ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। हो सकता है आप कुछ ये परिभाषा थोड़ी समझ ना आए, हम थोड़ा और आसान तरीके से समझाएंगे। पहले इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। तो आसान तरीके से समझेंगे सैद्धांतिक आलोचना को फिर से। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांत पर विचार होता है। ठीक है, इसमें प्राचीन शास्त्रीय काव्यांग क्या है साथियों? काव्य के अंग कौन कौन से हैं? रस, अलंकार आदि। रस, अलंकार, रीति, औचित्य, उदात्त। ठीक है, इस प्रकार के जो तत्व हैं काव्य के अंग हैं। ठीक है, इसमें प्राचीन शास्त्रीय काव्यांगों, रस, अलंकार आदि साहित्य के आधुनिक मान्यताओं तथा नियमों की मुख्य रूप से विवेचना होती है। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा? साहित्य के स्वरूप से संबंधित सिद्धांतों पर विचार। ठीक है, अभी इसमें और आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या प्रयत्न कर रहा हूँ कि सैद्धांतिक आलोचना में जो काव्य के जो अंग होते हैं, जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, आपने पढ़ा होगा भारतीय काव्य शास्त्र में। ठीक है, आदि और साहित्य की आधुनिक मान्यताओं और नियमों की मुख्य रूप से विवेचना की जाती है, चाहे नाटक के तत्व हों। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से यही तो है सैद्धांतिक आलोचना, जिसमें साहित्य के अंगों की बात की जाती है। साहित्य के निर्माण में जो जो तत्व सम्मिलित होते हैं, बस उसके बारे में, उसके नियमों के बारे में, उसके तत्वों के बारे में बात होती है। सैद्धांतिक आलोचना में विचार का बिंदु यह है कि साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। ठीक है, तो मानदंड शास्त्रीय भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, लेकिन जो बात मैंने यहाँ पर समझाई आपने वो गौर करनी है, लिख लेनी है। आशा करता हूँ सैद्धांतिक आलोचना के बारे में आपने समझ लिया होगा। सैद्धांतिक आलोचना की परिभाषा यहाँ से जहाँ तक है कभी भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, खासकर NTA UGC नेट में। ठीक है, और ये मास्टर कैडर हिंदी में भी प्रश्न बन सकता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सैद्धांतिक आलोचना को साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्न या तत्व किसी कृति के मूल्यांकन का जो आधार बनाया जाता है। ठीक है, किसी साहित्य को सृजन करने के लिए रस, अलंकार, ठीक है, ध्वनि, औचित्य, उदात्त ऐसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। बस उसी तत्वों की जब आलोचना या गुण या दोषों के बारे में जब बात होती है, वे सैद्धांतिक आलोचना हो जाती है। साहित्य के स्वरूप पर जब चर्चा होती है तो सैद्धांतिक आलोचना। आगे अब व्यवहारिक आलोचना पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचना पद्धति को
व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। अभी आप समझ लीजिए, ये आसान है, व्यवहारिक आलोचना को समझना बहुत आसान है। समझ लीजिए कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ठीक है। रामचरितमानस है, पद्मावत है और बहुत सारे हैं, है ना। रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है, राम काव्य। ओके, अभी व्यवहारिक आलोचना का अर्थ ही है कि जब एक रचना के गुण और दोषों पर बात हो, ठीक है, रचना की विशेषताओं पर बात हो, रचना में प्रयोग हुए जाने वाले प्रत्येक तत्व पर बात हो, ठीक है, और यूँ बोले कि पात्रों के बारे में बात हो, उनके जो पात्र हैं उस रचना में उनकी विशेषताओं पर, उनके गुणों के बारे में बात हो, यही तो है व्यवहारिक आलोचना, ठीक है। आलोचना का मतलब गुण और दोषों के बारे में बात करना, अवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। लेकिन व्यवहारिक आलोचना में क्या आता है, किसी रचना की, किसी विशेष रचना की आलोचना करना, उसके गुण और दोषों के बारे में बात करना। लेकिन सैद्धांतिक आलोचना में क्या है, साहित्य के स्वरूप, ठीक है, साहित्य के स्वरूप या साहित्य में साहित्य के निर्माण में जो जो तत्व प्रयोग होते हैं उसके बारे में बात करना। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना क्या होता है। आगे और भी तथ्य हैं, क्या हैं, पढ़ते हैं। आलोचना के संबंध में अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। दोनों चाहते हैं, मतलब कई समीक्षक चाहते हैं कि मैं व्यवहारिक आलोचना भी करूं, किसी रचना की विशेषताओं के बारे में बात करूं, उसके अवगुणों के बारे में बात करूं। वो ये भी चाहते हैं कि मैं सैद्धांतिक आलोचना भी करूं। अभी देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। किस वर्ग के? इन्होंने व्यवहारिक आलोचना भी की और सैद्धांतिक आलोचना भी की, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना वाला ग्रंथ रस मीमांसा लिखा और वहीं पर सूर तुलसी जायसी नामक व्यवहारिक ग्रंथ भी लिखा, ठीक है। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, यही आचार्य रामदयाल वाजपेयी ने, नागेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह आदि ने किया। तो साथियों अभी हम आलोचना समीक्षा का काल विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। आलोचना समीक्षा का क्या करेंगे साथियों, काल विभाजन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए साथियों कि जैसे हमने हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को आगे कई भागों में विभाजित कर, उसी तरह से इसका भी ऐसे ही हमने हिंदी कहानी का किया है, हिंदी उपन्यास का किया है, नाटक का भी किया है। तो हिंदी समीक्षा या आलोचना का काल विभाजन किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुक्ल मतलब अभी रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े समीक्षक माने गए। हालांकि बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं और बहुत सारे, लेकिन शुक्ल हिंदी समीक्षा में प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे संत काव्य के प्रवर्तक कबीर माने गए हैं, सूफी काव्य के प्रवर्तक जायसी माने गए हैं, वैसे हिंदी समीक्षा, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के आधार पर काल विभाजन होता है हिंदी समीक्षा का, ठीक है। तो पहले सबसे जान लेते हैं कि पहले युग का क्या नाम है, शुक्ल पूर्व युग कहा जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग था ना कहानी में, वैसे ही शुक्ल पूर्व युग समय क्या है 1850 से लेकर 1920 तक। ओके, आगे शुक्ल पूर्व मतलब रामचंद्र शुक्ल से जन्म से पहले का युग। फिर आता है शुक्ल युग जिसमें रामचंद्र शुक्ल खुद बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, उसका समय माना गया 1920 से लेकर 1940 तक। फिर आता है शुक्लोत्तर युग, क्या है समय 1920 से लेकर 1970 तक, मतलब रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु के बाद का। फिर आता है समकालीन समीक्षा, क्या आता है समकालीन समीक्षा, जिसको 1970 से लेकर अब तक माना गया है, ठीक है। अभी देखिए शुक्ल पूर्व युग जो है साथियों उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ठीक है। देख लेना भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। आगे जो शुक्लोत्तर युग है इसको भी आगे साथियों दो भागों में विभाजित किया गया है, माफ़ करिएगा, इसको आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा। ओके, ये चार्ट आपने याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अभी साथियों हम पढ़ेंगे शुक्ल पूर्व युग, ठीक है। और इसमें जो 2 भाग हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इसको पढ़ेंगे, बाकी का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके ओके,
भारतेंदु युग के बारे में पढ़ रहा हूँ साथियों। ओके, जिसमें शुक्ल पूर्व युग जिसे कहा जाता है। पहले भारतेंदु युग आएगा, फिर द्वितीय युग। तो एक एक करके सबके तथ्य पढ़ लेते हैं। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। ये भी आपने याद कर लेना है, आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक। अगला है आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक, जो कि 1883 में जो निबंध आया था। ठीक है, हमने एक प्रश्न लड़ी बनाई थी, प्रश्नों की श्रृंखला बनाई थी साथियों। उसमें ये बताया भी था कि भारतेंदु का एक निबंध है नाटक। और आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 में जब आया था, ये इसी से मानी जाती है। यह सिद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय और पाश्चात्य नाटक सिद्धांतों का विश्लेषण किया था। ठीक है, भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया था। बहुत अच्छे नाटककार हैं भारतेंदु जी स्वयं, इसलिए। आगे अगला तथ्य पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग का पूर्व शुक्ल युग जिसे कहा जाता है समीक्षा सिद्धांत में, इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। भारतेंदु युग में जो उस वक्त स्वतंत्र रूप से पुस्तकें नहीं आती थी, जब अब हम कह सकते हैं अब जैसे आती हैं वैसे नहीं आती थी। उस वक्त पत्रिकाओं के माध्यम से जब आलोचना होती थी, आलोचनात्मक कृतियाँ छपा करते थे। तो इसमें भारतेंदु के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन का विवचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नंद मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन का आनंद कदम्बनी मुख्य पत्र है। मतलब जो पत्रिकाओं में उस वक्त आलोचना छपा करती थी। आगे पढ़ते साथियों। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत। व्यवहारिक समीक्षा पहले हमने सिद्धांतिक पढ़ा, रामचंद्र शुक्ल ने भी, माफ़ करिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी शुरुआत जो है सैद्धांतिक आलोचना से की। ठीक है, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो वो हिंदी प्रदीप में हुई। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी इसमें हुई। इससे हुई सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से। क्या है? सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की। ठीक है, जिस व्यवहारिक समीक्षा अलग होती है जो किसी रचना की गुण दोषों के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले जब व्यवहारिक समीक्षा कब हुई? हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जो कि बालकृष्ण भट्ट की है। और इसमें किस नाम से हुई? सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई थी। मैंने बोला ना, किसी एक रचना की बात होती है, उसमें गुण और दोषों के बारे में बात होती है, उसके तत्वों के बारे में बात होती है, उसके पात्रों के बारे में बात होती है, उसके लक्ष्य के बारे में, उसके उद्देश्य के, उसकी भाषा शैली के बारे में बात होती है। यही तो है व्यवहारिक समीक्षा। ठीक है, तो साथियों संयोगिता स्वयंवर जो श्रीनिवास दास का एक नाटक है, पहली बार इसी रचना पर व्यवहारिक समीक्षा हुई और बालकृष्ण भट्ट ने की। ठीक है, और अपनी हिंदी प्रदीप पत्रिका में किस नाम से? सच्ची समालोचना नाम से। ठीक है, आगे इसके बाद इसमें भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षा की। आगे पढ़ते हैं साथियों। नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का और परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला तथ्य है, इस युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। ठीक है, सीमित मात्रा में आलोचनात्मक, सीमित मतलब ज़्यादा नहीं थे उसमें आलोचनात्मक तत्व। कौन से थे वो ग्रंथ? भारतेंदु युग में ही। ठीक, हम शुक्ल पूर्व युग पढ़ रहे हैं। ओके, रामचंद्र शुक्ल के पहले का युग, प्रथम युग जो समीक्षा सिद्धांत में है। तो क्या है इसमें? कौन से 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे? पहला था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, दूसरा था जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये वाली पुस्तक, इसमें सीमित मात्रा में तत्व आलोचना के विद्यमान थे। आगे साथियों, इस काल की हिंदी पूर्व शुक्ल युग में भारतेंदु युग जो पहला भाग है। ठीक है, इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षा जहां नहीं हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रेमगन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास, याद करिएगा ये वाला नाम, प्रेमगन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन।
ठीक है, आनंद कदम्बनी पत्रिका के रचयिता। संपादक प्रेमगन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1865 ईस्वी में तथा संयोगिता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में समालोचना की। ठीक है, तो समालोचना प्रस्तुत की पत्रिका में एक तो संयोगिता स्वयंवर की और फिर दूसरा गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता की। अपनी पत्रिका आनंद कदम्बनी में प्रेमगन ने इसकी समालोचना प्रस्तुत की। आगे साथी रचना की, जब किसी रचना की आलोचना प्रस्तुत की जाती तो उसको बोलते हैं व्यवहारिक आलोचना। आगे साथी पढ़ते हैं, प्रेमगन के आलोचनात्मक विचार आनंद कदम्बनी और प्रेमगन सर्वस्व में मिल जाते हैं। ठीक है, प्रेमगन मतलब प्रेमगन के आलोचनात्मक विचार आनंद कदम्बनी और, ठीक है, आलोचनात्मक विचार जो हैं प्रेमगन के साथियों वो आनंद कदम्बनी और प्रेमगन सर्वस्व में मिल जाते हैं। प्रेमगन के ओके बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमगन ने लिखी है। आगे साथियों और तथ्य पढ़ लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। तुलनात्मक संकेत। आगे साथियों हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को ही दिया है। ठीक है, हिंदी समालोचना का यदि सूत्रपात हुआ है, जन्म हुआ है, तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इसका श्रेय जाना चाहिए बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को। आगे पढ़ते हैं, काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र ने, ठीक है, क्या है, काव्य भाषा और साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी, ये भी आपने याद कर लेना है। आगे पढ़ते हैं साथियों, अभी द्विवेदी युग शुरू हो रहा है। हमने पूर्व शुक्ल युग पढ़ रहे हैं, पहला युग समीक्षा सिद्धांत का, इसमें पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा, अभी द्विवेदी युग पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। दूसरा युग है शुक्ल पूर्व युग का, ठीक है, दूसरा पार्ट कह सकते हैं। इसमें क्या है, द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थे या निभाती हैं। ठीक है, आगे साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। ठीक है, याद रखना आपने, समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो साथियों ये तो रही आज की हमारी वीडियो। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैंने रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द हम अगले तथ्य भी रखेंगे सामने। तो हमने पूर्ण किया है ये वाले तत्व, ठीक है, जहाँ तक हमने पूर्ण कर लिया, बाकी के जितने भी युग बचे हैं हम अगली किसी वीडियो में प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। ये सारे तथ्य लिख लीजिएगा साथियों, वीडियो बहुत लाभदायक होगी आपके लिए।